नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि प्राइम मिसाइल को लेके है। कुछ महीने पहले ही डीआरडीओ की तरफ से अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी। ये अपने सीरीज का पहला मिसाइल होने वाला है जिसे अग्नि 1 या 2 जैसे मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और खास बात ये थी कि इसमें मल्टीपल वॉरेट को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस मिसाइल को अग्नि 1 और अग्नि 2 जैसे मिसाइल के मुकाबले काफ़ी हल्का बनाया गया है और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होने वाला है और ये लगभग 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। इसको लेके बीच में कुछ स्पेकुलेशन भी सामने आया था कि मे भी आगे चल के भारत इस मिसाइल को एक कैरियर किलर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। और इसकी एक मेजर कारण यह है कि ये जो मिसाइल ये मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकता है। नॉर्मली जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनको स्टैटिक टारगेट को हिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, लेकिन ये जो मिसाइल है ये मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकता है। और अगर ये बात सच है तो जिस तरीके से चाइना अपनी DF-21 सीरीज की मिसाइल को कैरियर किलर मिसाइल बता रहा है, तो उसी कैटेगरी के अंदर भी हम अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब ये मिसाइल एटमॉस्फेयर में री एंट्री करने के बाद हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर रहा होगा, वैसे में इसमें मौजूद 4 छोटे छोटे फिन इनको किस हद तक मैन्युवेबिलिटी को प्रोवाइड कर पाएंगे, इसको लेके थोड़ा डाउट है। लेकिन ये अपने सीरीज का पहला और आखिरी मिसाइल नहीं होने वाला, क्योंकि भारत की तरफ से भी प्राइम सीरीज के भी और भी कई मिसाइल को डेवलप करने वाला है और जो नेक्स्ट प्राइम मिसाइल होने वाला है वो अग्नि 4 का प्राइम वेरिएंट होने वाला है। अगला अपडेट स्मार्ट एंटी एफएल वेपन को लेके है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि कल डीआरडीओ की तरफ से अभी एक लॉन्ग रेंज की बम की ट्रायल की गई थी। इसी के साथ ही आज मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्मार्ट एंटी एफएल वेपन को भी टेस्ट किया गया था। तो इसको लेके कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि कल जिस बम का ट्रायल किया गया था वो स्मार्ट एंटी एफएल वेपन का टेस्ट की बात किया जा रहा था या फिर किसी दूसरे बम की टेस्टिंग की बात की जा रही थी। तो बात ऐसी है कि कल हम जिस बम की ट्रायल के बारे में बात कर रहे थे वो एक सेपरेट बम था, जबकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जिन स्मार्ट एंटी एफएल वेपन को टेस्ट करने की बात किया जा रहा है इनको अलग से टेस्ट किया गया था, क्योंकि स्मार्ट एंटी एफएल वेपन को राजस्थान में टेस्ट किया गया था और डीआरडीओ की तरफ से जिस लॉन्ग रेंज की बम को टेस्ट किया गया था उसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास कंडक्ट किया गया था। अब स्मार्ट एंटी एफएल वेपन की बात करें तो ये उसका 10th ट्रायल होने वाला है और अभी इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी किया जा रहा है। इसको इंडियन एयरफोर्स अभी लगभग सभी एयरक्राफ्ट से फायर कर सकता है और सुखोई के बाद इसको आगे चल के तेजस में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाने वाला है। सबसे पहले तो इसको डेवलप करना 2012 से 2013 के बीच शुरू किया गया था, जिसके बाद 2019 में इसकी पहली ट्रायल को कंडक्ट किया गया था। अभी डीआरडीओ की तरफ से इसकी एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि 3 मीटर की एक्यूरेसी को प्रोवाइड करने वाला है। अभी अगर स्मार्ट एंटी एफएल वेपन यानी कि 100 की बात करें तो इसका रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है और इसको दुश्मन की रनवे, बंकर, रडार सेट जैसे हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आगे चल के इसके रेंज को भी यहाँ पे 150 किलोमीटर तक इंक्रीज करने की कोशिश भी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि पिछले साल इंडियन नेवी की तरफ से 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और ये ध्रुव हेलीकॉप्टर की स्पेशली मॉडिफाइड वेरिएंट होने वाले थे जिनको मरीन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें से कुछ इंडियन कोस्ट गार्ड भी ऑपरेट करने वाला था। ऐसे लगभग 3 से 4 हेलीकॉप्टर अभी तक इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा चुका है और ऐसे 1 से 2 हेलीकॉप्टर अभी इंडियन कोस्ट गार्ड को भी डिलीवर किया जा चुका है। आज इसको लेके नेवी की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था जिसमें बताया गया कि आज ऑफिशियली ऐसे 2 हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है और इन दोनों हेलीकॉप्टर को भी 321 सिक्रा हेलीकॉप्टर विंग में शामिल किया गया है। इन हेलीकॉप्टर से नॉर्मल ध्रुव हेलीकॉप्टर के मुकाबले कुछ एडिशनल सिस्टम जैसे कि सिंथेटिक एपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और मेडवेक यूनिट भी दिया गया है, जो कि सर्च ऑपरेशन में मदद करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लोगों को इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट या एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये एक पोर्टेबल सिस्टम है जिस वजह से जरूरत पड़ने पर इसको हेलीकॉप्टर से निकाला भी जा सकता है और कुछ ही मिनट के अंदर इसको वापस इंस्टॉल भी किया जा सकता है। अगला अपडेट F-15EX को लेके है। F-15EX F-15 फाइटर जेट का सबसे एडवांस वेरिएंट है और हाल ही में इसको यूएस एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था।
साथ ही इसे भारत को भी MMRC टेंडर में ऑफर किया जा रहा है। F-15 की कैरियर हिस्ट्री की बात करें या फिर उसको अगर देखा जाए तो ये किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले काफ़ी सक्सेसफुल फाइटर रहा है और किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले F-15 के नाम पर सबसे ज़्यादा किल मौजूद है। इसी वजह से आज भी इसको एक घातक एयरक्राफ्ट माना जाता है और US एयरफोर्स में आज भी नए F-15 को इंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ US एयरफोर्स के वेटरन्स के द्वारा इस बात को काउंटर किया जा रहा है और US एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही F-15 का हिस्ट्री काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी ये फाइटर आगे चल के अपनी वही हिस्ट्री को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि भले ही F-15EX दुनिया की किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा अमाउंट में वेपन को कैरी कर सकता है, लेकिन आजकल की मॉडर्न VVR फाइट में ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके रडार क्रॉस सेक्शन इसके लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले हैं और इजीली दुश्मन के रडार्स पर नजर आ जाएंगे, जिस वजह से दुश्मन इन पर आसानी से मिसाइल को फायर कर सकेगा। और इसी वजह से US एयरफोर्स के F-16 पायलट्स का मानना है कि अभी अगर चाइना को काउंटर करना है तो US को F-35 को ज़्यादा मात्रा में इंडक्ट करना चाहिए, ना कि F-15EX को इंडक्ट करना चाहिए। और इस फैसले को लेकर अभी काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। अब जो लोग F-15 की हिस्ट्री को बताते हैं उनको ये समझना चाहिए कि उस वक्त F-15 के सामने जो फाइटर जेट हुआ करते थे वो नॉर्मली MiG-19 या MiG-21 जैसे फाइटर हुआ करते थे, या मुश्किल से MiG-29 हुआ करते थे, जिनके पास तब VVR मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी नहीं होता था। और ऐसे सिचुएशन में F-15 के पास हर मामले में एडवांटेजेस होता था, जिस वजह से उस दौरान वो आसानी से अपने ओपोनेंट को मार के गिरा सकते थे। लेकिन आजकल की जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो F-15 को 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से इसका आज की मॉडर्न VVR फाइट में सर्वाइव करने की चांसेस पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि F-15EX मॉडर्न डे फाइट में फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें हमें कोई एडिशनल एडवांटेजेस नहीं मिलने वाली है। और ये जो चीज़ होने वाली है ये भारत के लिए भी काफ़ी मायने रखने वाला है, क्योंकि आगे चल के F-15EX को भारत को भी MMRC टेंडर में ऑफर किया गया है, तो इस चीज़ को आगे चल के हमको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि उड़ीसा की चांदीपुर के आसपास इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और DRDO की तरफ से एक लॉन्ग रेंज की बम की टेस्टिंग की गई थी। अब कल तक इस बम के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन आज इसको लेके कुछ अपडेट सामने आए हैं। कल मैंने आप सभी को बताया था कि इसकी जो रेंज था वो लगभग 50 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, लेकिन आज इसको लेके हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी रेंज एक्चुअली 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इसको लगभग 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है। कल इसको लगभग सुबह के 11 बजे के आसपास टेस्ट किया गया था और अभी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बम को इजरायली मेड बम्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और हो सकता है आगे चल के इंडियन एयरफोर्स जिन इजरायली वेपन का इस्तेमाल कर रहा है या इजरायली ओरिजिन बम का इस्तेमाल कर रहा है उनको रिप्लेस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की बम की इन्वेंट्री की बात करें तो इसमें मेनली इजरायली ओरिजिन वेपन्स मौजूद हैं और जिनको बालाकोट के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। ये भी लगभग सेम स्टैंडर्ड का यानी कि 1 टन क्लास का ही बम होने वाला है, जिसमें 1000 kg तक की वॉरेट को कैरी किया जा सकता है और साथ ही इसको हाई एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आगे चल के अगर भारत इसको बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि हमारी बॉर्डर एरिया में चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है और हमारे दोनों बॉर्डर एरिया ज़्यादातर समतल एरिया में नहीं आते हैं। स्पेशल हिमालयन रीजन की बात करें तो जितने भी बॉर्डर वहाँ पर मौजूद हैं वो सभी पहाड़ी एरिया से भरे पड़े हैं और ऐसे में इंडियन आर्मी को कोई लार्ज स्केल की मूवमेंट को करने के लिए रोड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहाँ पर दुश्मन रोड्स को तोड़ देते हैं या ब्रिजेस वगैरह तोड़ देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर आर्मी की जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और इससे दुश्मन को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसी वजह से अभी DRDO की तरफ से एक पोर्टेबल ब्रिज सिस्टम को डेवलप किया गया था जिसको शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम कहा जाता है। इन ब्रिजेस की जो लेंथ है वो लगभग 10 मीटर के आसपास है और ये लगभग 4 मीटर के आसपास वाइड है। इन ब्रिजेस को कुछ मिनट के अंदर ही सेट किया जा सकता है और इसके ऊपर से आराम से हमारे टैंक को भी लिया जा सकता है। अभी तक DRDO की तरफ से इसकी 2 अलग अलग टाइप की प्रोटोटाइप को बनाया गया था, जिनको अभी अलग अलग टेरेन में ले जाके टेस्ट किया जा रहा था और अभी इंडियन आर्मी की सभी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद इनको फॉर्मली आर्मी में शामिल करना शुरू किया जा रहा है और इसकी पहली बैच के अंदर अभी 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है, जो कि लगभग 70 टन के आसपास की वेट को कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों
अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।